हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कमीशंस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इसको क्या कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये सब पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ। सबसे पहले कमीशन आती है नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसमें आपके कुछ कोर्सेज आते हैं जैसे MBBS, PDS और उसके बाद BSc नर्सिंग। ये तीनों क्यों आते हैं? क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करते हैं और एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करते हैं और ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद एक कमीशन जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे बेस है, जिसे बोलते हैं NCISM, नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें 4 कोर्सेज आते हैं मेनली, BMS, BHMS के बाद आपका नेक्स्ट आता है BUMS और BNYS। ठीक है, अब देखिए, अगर इन कोर्सेज को हम लोग करें तो ये कोर्सेज जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम करते हैं। मतलब ये इंडिया, मतलब जो हमारा देश है वो इनको मानता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्यों मानता है? देखो क्या है कि NMC जो है वो, जिसमें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है और दूसरी बात है उसमें कोई भी किसी भी डिजीज़ का रूट कॉज आप क्योर नहीं कर सकते, जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप जो है रूट कॉज जो है डिजीज़ का पूरी तरीके से खत्म कर सकते हो। देखो, होम्योपैथी जर्मनी की है, जर्मनी कंट्री की, फिर भी वो इंडियन सिस्टम मेडिसिन में क्यों आती है? क्योंकि वो जो डिजीज़ को है वो रूट कॉज से खत्म करती है। आयुर्वेदा वैसे भी इंडिया की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखो, MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग हो गया। फिर उसके बाद BDS, बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज। अब यहीं हम NCISM पे जंप कर जाएं तो BMS आता है, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर BHMS आता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर आता है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर आता है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी, योगा एंड सिद्धा। ये चार कोर्सेज जो हैं NCISM के अंडर आते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें इससे, तो देखो जनरली अब अगर आप कोचिंग का ट्रेंड देखोगे तो वो तो यही कहेंगे कि MBBS करो, BMS, BHMS, BUMS आयुष कोर्सेज बेकार हैं या मतलब करने लायक नहीं है, MBBS में ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, टोटली र्यूमर्स है। अगर आप देखो MBBS की जगह BMS या BHMS, BUMS, BNYS ये सब करने लगोगे तो क्या है कि उनका कोचिंग का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो पढ़ने नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि MBBS में जाके आप तोप मार लोगे या कुछ हो जाओगे, या MBBS में आते ही आपका कोई अलग सा वो हो जाएगा। देखो, इंसान को कभी भी ना उसके नेचर से पसंद किया जाता है, उसकी डिग्री से नहीं। अगर कोई आपको डिग्री से पूछ रहा है तो या तो इसलिए पूछ रहा है कि कोई उसकी आप हेल्प कर सको, वरना कोई नहीं। इंसान को हमेशा जज किया जाता है उसके नेचर और बिहेवियर से। वही किसी भी इंसान के दिल जीतने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपने कितनी भी बड़ी डिग्री कर रखी हो, कितनी सारी डिग्रियाँ कर रखी हो, लेकिन आपका नेचर और बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल ही बेकार इंसान है। चाहे आप MBBS, MD, DM, MCH, आपको बोलने तक की अकल नहीं है, आप सब चीज़ों में बेकार हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मैं एक हकीकत बताता हूँ कि जिनको MBBS नहीं मिल रहा है वो आंख बंद करके BMS, BHMS, BNYS, BUMS अपनी रैंक के अनुसार ले लो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आप जब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी इन सबको पढ़ोगे, आगे जब कंटिन्यू करोगे, इनको सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई भी इलाज नहीं है। केवल एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए, ठीक है, किसी को एक तरीके से मान लो कि एलर्जीज हो गई बॉडी में, उसमें भी नहीं इतना कोई रोल है। जैसे किसी को सांस नहीं आ रही तो उसमें, क्योंकि क्या है ना कि स्टेरॉइड्स देके या कुछ एंटीबायोटिक्स देके तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए एलोपैथी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको डिजीज़ का रूट कॉज खत्म करना है तो वो इन्हीं सिस्टम ऑफ मेडिसिन से होता है। मोस्ट ऑफ दी मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स देखे हैं, MBBS, MD, दे आर जस्ट पुट, मतलब वो अपनी जेबों में इतनी बड़ी बड़ी होम्योपैथिक की मेडिसिन लेके चलते हैं, सबको एलोपैथी प्रेस्क्राइब करते हैं। मेजॉरिटी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है तो अच्छा इमरजेंसी केसेस के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। जैसे आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। ये मैं नहीं कहता, ये फिजियोलॉजी की बुक कहती है। आप जब फर्स्ट ईयर में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी में जाओगे तो फिजियोलॉजी का जब आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें खुद लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स भी सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को, स्टेरॉइड्स भी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। इसीलिए उसमें लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर कोई भी पेशेंट को फीवर आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक्स ना देके सबसे पहले उसके फूड एंड लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करिए, उसे समझाइए। दूसरा, आप अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे सकते हैं। वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स देने से बचिए, ये उसमें खुद लिखा है फिजियोलॉजी की बुक में, और डॉक्टर्स ने लिखा है। क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को आपके खराब करते हैं, सप्रेस करते हैं, और इनका फाइनल इंपैक्ट जाके आपकी किडनीज पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये बातें चलो वो ठीक है, मैं कहता हूँ। लेकिन हाँ, आयुर्वेदा में क्या है और होम्योपैथी में देखो क्या है। आयुर्वेदा और होम्योपैथी में ये डिफरेंस है कि आयुर्वेदा की ड्रग्स अच्छी है, लेकिन आयुर्वेदा की ड्रग्स महंगी भी हैं, साथ में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक ड्रग्स में, इसीलिए नॉर्दर्न साइड में वो चल नहीं पाती। होम्योपैथी में क्या है कि ड्रग्स की टॉक्सिसिटी नहीं है। देखो क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, आयुर्वेदा और होम्योपैथी में आपको फर्क समझना है तो ये समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ निकली है। जुवेनाइल मतलब एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा छोटा होता है, उस समय मधुमेह हो जाए। ठीक है, इसे आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। अब अगर उसमें हम लोग देखें तो जुवेनाइल डायबिटीज़ में एक नाग भस्म आती है, आयुर्वेद में नाग भस्म आती है। नाग भस्म से खत्म होता है। अब नाग भस्म क्या होती है? नाग को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो लेड एलिमेंट होता है। अगर उस नाग भस्म की अगर जरा सी भी क्वांटिटी जो है वो अगर उस बच्चे में ज़्यादा हो जाए तो उसे लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। अब लेड पॉइजनिंग हो जाएगी तो आपको तुरंत AMC या ऐसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि लेड को तुरंत किडनी से बाहर निकालना पड़ता है। एक चिलेटिंग लिगेंड होता है, EDTA, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा, उसके थ्रू निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स है। अगर मतलब थोड़ी सी भी मात्रा किसी ड्रग की अगर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आयुर्वेदा में क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स यूज़ करने की वजह से वहाँ टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और साइड
साइड इफेक्ट्स होने के भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन एलोपैथिक के कंपैरिजन में बहुत कम है। देखो मैंने भी आयुर्वेदा पढ़ा है, आयुर्वेदा की कुछ मेडिसिन मैंने बनाई हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बनाई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में, या इम्यूनिटी बनाने की मेडिसिन मैंने बनाई हैं कि कैसे बढ़ाई जाती हैं, तो दे वर नॉर्मल, मतलब वो अच्छी दवाएं हैं। लेकिन जनरली क्या है ना कि ये मेडिसिन ऑफ सिस्टम है तो अच्छा, पर इसमें उतना ज़्यादा रिसर्च या ये सब चीज़ें हैं नहीं, मतलब लोग अगर एक्सपोजर करने भी चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन देखो अगर ये है आयुर्वेदा में एक सबसे खराब चीज़ मुझे ये लगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में अगर आप प्योर आयुर्वेद बच्चे को पढ़ाओ और फोर्थ ईयर में अगर उसे एलोपैथ के साथ कंपेयर करो तो बच्चे को बहुत अच्छे से आयुर्वेद समझ में आ जाती है। लेकिन है कि एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही बच्चे को एलोपैथी भी पढ़ाई जाती, आयुर्वेद भी पढ़ाई जाती, जिसकी वजह से बच्चे डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते और आगे जाके सब खिचड़ी बन जाती, ना उन्हें एलोपैथ आती ना उन्हें आयुर्वेद आती, या फिर उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी को लगता है कि आयुर्वेद जो है वो काम नहीं कर रही लोगों पे, क्योंकि सीखा ही नहीं ढंग से, और एलोपैथी वो प्रेस्क्राइब करने लगते हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो बात आती है कॉलेजेस की, जो मैं मेन बात कर रहा था। होम्योपैथी में थोड़ा बात कर लेते हैं। होम्योपैथी में ऐसा कोई टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स नहीं है, वहाँ पर दो चीज़ होती है, एक तो एग्रीवेशन होता है, एक तो एग्रीवेशन होता है और एक होता है एमोलिडेशन। अब एग्रीवेशन में वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने कोई मेडिसिन दी, तो मेडिसिन दी तो देने के बाद क्या होता है कि कभी कभी एग्रीवेशन हो जाता है, मतलब जैसे किसी की सांस फूल रही है और आपने मेडिसिन दे दी तो उसकी और सांस फूलने लगी, आपने मेडिसिन दे दी फिर और सांस फूलने लगी, तो एग्रीवेशन हो जाता है। लेकिन उनसे भी डेथ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं हो सकती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं, मतलब ये 1-8% 2% केसेस में देखा गया है, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं। अगर आप किसी भी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल भी मतलब कोई साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स है जब आप अपनी मर्जी से मेडिसिन ले रहे हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब हम लोग कॉलेजेस की थोड़ी बात करते हैं। देखो अगर जिन लोगों को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल निराश मत हो, बीएमएस बीएचएमएस ये सब अच्छे हैं, लेकिन देखो बात यही है कि आप एमबीबीएस करो तो वो भी गुड मेडिकल कॉलेज से, मतलब हाईली रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज से करो, बीएमएस करो वो भी हाईली रेप्यूटेड से करो, बीएचएमएस करो वो भी हाईली रेप्यूटेड से करो, और नेक्स्ट अगर आपको यूनानी करनी है तो वो भी हाईली रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो। प्राइवेट कॉलेजेस को लिए मैं सलाह किसी को नहीं देता और ना ही करें, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी इतना वो नहीं है, मतलब कह सकते हैं एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पेशेंट्स फ्लो नहीं है। ठीक है, जनरली एलोपैथी सिखाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस लोग ऑप्ट कर लेते हैं, ऑप्ट करने के बाद कॉलेज ही नहीं जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं इधर उधर, मतलब हॉस्पिटल्स में, और लास्ट एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम पे आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, कोई भी मेडिसिन। अब देखो अगर हम लोग कॉलेजेस की बात करें तो हम एनएमसीज को अलग कर देते हैं, क्योंकि एमबीबीएस हमारे उसमें नहीं है, तो अब हम उसको अलग कर देते हैं। अब हम आते हैं एनसीआईएसएम पे। एनसीआईएसएम में मेनली हम लोग 3 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के। तो देखो आयुर्वेदा अगर आपको लेना है तो आयुर्वेदा में हाईली रेप्यूटेड कॉलेजेस लो, जैसे कि हाँ, तो फिर अब हम लोग चलते हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी पे। तो देखो अब मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे ठंड में क्या होता है, हम लोगों को जुकाम वगैरह हो जाता है, तो मैंने उसमें आयुर्वेद की ड्रग्स भी यूज़ की, होम्योपैथी की ड्रग्स नहीं यूज़ की, मतलब मैंने तो नहीं की, और जनरली यूनानी की मेडिसिन यूज़ की। तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनानी की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं जुकाम बुखाम में वगैरह में, और इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं। उसका मतलब आयुर्वेद का एक जो सांदा आता है और एक यूनानी का जो सांदा आता है, जबकि मैं कहूँगा कि यूनानी का जो सांदा जो है उस्तरे खुद्दूस नाम से आता है, वो बहुत बेस्ट है जुकाम के लिए, मतलब इतना बेस्ट है, इतना बढ़िया है कि 2 से 3 दिन में, 2 दिन मैक्स 2 दिन आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और साथ में आपका जुकाम जितना भी कफ है वो सबको मतलब खत्म कर देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन अच्छे हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो होम्योपैथी डोमिनेट करता है आयुर्वेदा से भी यूनानी से। क्यों करता है? देखो उसका मेजर रीज़न ये है कि वेस्टर्न कल्चर होने की वजह से नॉर्दर्न साइड में होम्योपैथी में क्या है, एक तो क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स नहीं है, सबसे पहली चीज़ क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स नहीं है, तो टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसी वजह से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ईजिली कोई भी ले सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ईजिली अवेलेबल है हर जगह, ठीक है, उनकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक, अब ऐसा क्या है कि होम्योपैथिक आपने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे होंगे लेकिन उनसे मरीज सही नहीं होते। उसका रीज़न पीछे का रीज़न ये है कि वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें रुपए कमाने होते हैं, इस वजह से। ठीक है, इसके ये भी एक रीज़न होता है। ठीक, दूसरी रीज़न या तीसरा रीज़न मैं बताऊँ, ये होता है कि देखो बीएचएमएस, बीएमएस और बीयूएमएस ये 5.5 साल के कोर्सेज हैं। इनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, पूरे 5.5 साल नीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, बस जैसे एग्जाम आएगा बीएमएस का, बीएचएमएस का या कोई भी एग्जाम आएगा तो सिर्फ क्या करने लगेंगे, तैयारी करने लगेंगे और फिर पास हो जाएंगे जैसे तैसे। ठीक है, बैक भी आती, सब कुछ होता है, कुछ नहीं आता क्योंकि सीखा ही नहीं है। जब सीखा ही नहीं है तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई बात, लेकिन ये सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, ये मैं लो ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कॉलेजेस के बारे में आइडिया देता हूँ। देखो हाई ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस और लो ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या फर्क होता है। हाई ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी के, वो इतने अच्छे होते हैं कि आपको इतना रगड़ते हैं कि ना आपको नीट की तैयारी का टाइम मिलेगा, ना आपको कोई टाइम मिलेगा। आप अगर आयुर्वेद करने गए हो तो आयुर्वेद ही करोगे, होम्योपैथी करने गए हो तो होम्योपैथी ही करोगे, यूनानी करने गए हो यूनानी ही करोगे। लेकिन आपने अगर कोई लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस करा लिए तो ना वहाँ क्लास लगेगी, ना प्रोफेसर, बच्चे नीट की तैयारी करते रहेंगे, छुट्टियों पे रहेंगे प्रोफेसर, मतलब बहुत ही मतलब, और आपको लगेगा कि आयुर्वेद में कुछ है नहीं, सब सीनियर वीनियर सब नीट की तैयारी करेंगे, तो आपको देख के ये होगा कि आयुर्वेद में कुछ नहीं, नीट की तैयारी करो। जितने सीनियर मिलेंगे वो भी यही कहेंगे आयुर्वेद में कुछ नहीं, नीट की तैयारी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। क्यों? क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो जो देखते हुए आ रहे हैं बस वही चल रहा है उनके दिमाग में, वही वो देख रहे हैं। तो बस यही है कि हर जगह का सिनारियो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉलेजेस लेना है तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी के हाई ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ टारगेट करो। ठीक है, अब हाई ग्रेडेड गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ टारगेट करोगे तो रैंक भी अच्छी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आयुर्वेद का हाई ग्रेड नहीं मिल रहा तो आप हाई ग्रेड होम्योपैथी की तरफ जाओ, और होम्योपैथी की तरफ नहीं जा सकते तो यूनानी की तरफ जाओ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और बात करें तो
ये है कि नॉर्दर्न साइड में अगर आपको रहना है और आपको अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करना है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब आपको इन द सिटीज़ अगर रहना है और सिटी में अगर रह के काम करना है, अपना नाम बनाना, नेम फेम की आपको कोई जाने, तो होम्योपैथी से बेस्ट ब्रांच एनसीआईएसएम के अंदर अभी भी कोई नहीं है। इंस्टेंट मैं नहीं बोलता, सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या जितने भी डॉक्टर्स एट प्रेजेंट हैं वो सब यही कहते हैं। हाँ, तो आने वाला समय जो है, मैं नहीं, सारे डॉक्टर्स एलोपैथी आयुर्वेदिक, यानी कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ भी रहा था वहाँ के कुछ जो टीचर जिन्होंने मेरा एडमिशन किया था, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैंने एनएचएमसी छोड़ा था, एनएचएमसी लखनऊ छोड़ के उस कॉलेज में गया था, तो वो टीचर सरप्राइज थे कि तुम एक टॉप मेडिकल कॉलेज छोड़ के इस बेकार से कॉलेज में आए हो। उन्होंने मुझसे बोला था कि सेकंड राउंड काउंसलिंग करा के एनएचएमसी ले लेना, क्योंकि आने वाला समय होम्योपैथी का है। और ये मैं नहीं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं आने वाला समय होम्योपैथी का है। आप देखना, होम्योपैथी आज से 5 साल बाद या 4 साल बाद उसका अलग नेम फेम, और जितने भी डॉक्टर्स अभी परस्यू कर रहे हैं होम्योपैथी को, दे आर दी टॉप मोस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री या वर्ल्ड के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स में आएंगे, क्योंकि होम्योपैथी सही में लाजवाब है। मतलब मैंने खुद प्रैक्टिस की है, मतलब इंस्टेड मैं क्या बताऊं कि जैसे मान लो किसी को जलन हो रही थी सीने में, मैंने 3 बूंद सिर्फ जीभ पे दी, तीसरी बूंद जीभ पे टच करते ही उसके बंदे के सीने की जलन रुक गई। मतलब सोच रहे हो कि होम्योपैथी को हम लोग इतने हल्के में लेते हैं, इतना वो। इंस्टेड देखो, जो चीज़ सर्जरी में, जैसे लिपोमास हैं, उनकी एमबीबीएस में कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है, उन्हें वो सर्जरी करते हैं, ठीक है, सर्जरी के बाद स्कार्स पड़ जाते हैं, फिर लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, अलग अलग टाइप की सर्जरीज हैं। पर क्या है, लिपोमास का इलाज मैंने किया होम्योपैथी से पूरा तरीके से। कैटरैक्ट का कोई इलाज नहीं है, फिर भी मेरी मदर को मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन देकर ठीक किया है कैटरैक्ट उनका। तो ऐसा कुछ नहीं हो, अगर आपको मिरेकल्स देखने हैं तो होम्योपैथी को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, उसको करो, और अच्छे कॉलेजेस से करो, ठीक है। इतना अच्छे कॉलेज होने चाहिए कि वो आपको ऐसे रगड़ दें, ऐसे रगड़ दें कि 5.5 साल बाद आप जब वहाँ से निकलो तो बिल्कुल क्रीम बन के निकलो उस पैथी के, बिल्कुल क्रीम, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड में तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रहना है तो होम्योपैथी को प्रेफरेंस दो। और पिछली साल की कट ऑफ भी यही बताती है। पिछली साल अगर आपने काउंसलिंग को लास्ट राउंड तक वॉच किया हो तो होम्योपैथी की कट ऑफ ऊपर गई थी और आयुर्वेदा की कट ऑफ नीचे आई थी। देखो, आयुर्वेदा बुरा नहीं ना, मैं उसकी कभी बुराई करता हूँ, वो हमारे इंडिया की पैथी है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। आयुर्वेदा में बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि नॉर्दर्न साइड में आयुर्वेदा उतना अच्छा नहीं है जितना कि साउथ एंड साउथ में। मतलब मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब मैंने पढ़ा था आयुर्वेदा, तो उसमें एक नारी परीक्षण नाम की चीज़ आती है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो आयुर्वेद में एक ऐसी, मतलब इतनी बढ़िया है। इन फ्यूचर में आगे चल के उसे सीखूंगा, फिलहाल मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करा तब भी, लेकिन वो इतनी अच्छी है। उसमें 3 उंगलियाँ, मतलब 3 फिंगर्स हम लोग लेते हैं, वात पित्त और कफ की, ठीक है। उसमें भी मैक्सिमम वात पित्त और कफ में भी समान वायु, ऐसे करके 5 वायु, 5 पित्त और 5 कफ होते हैं। और जब हम उन्हें सुबह खाली पेट किसी के हाथ पे रखते हैं तो उसमें हम जब पल्स को, मतलब उस नस को दबाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो हमें वहाँ से डायरेक्ट इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका कौन सा ऑर्गन, कौन सा आर्टरी, कौन सी वेन, कहाँ क्या ब्लॉकेज है, मतलब सब कुछ आप उससे पता। मतलब इतना अच्छा वो परीक्षण है नारी परीक्षण, मतलब बिना सिम्टम्स के, बिना कुछ बोले पेशेंट के, आप उस नारी परीक्षण के थ्रू सब कुछ सीख सकते हो। आयुर्वेद का पंचकर्म बेस्ट अपने आप में, मतलब इतना अच्छा है पंचकर्म। मतलब इनफर्टिलिटी का अगर आपको कहीं भी केस सॉल्व ना हो रहा, आप पंचकर्म में जाइए। पंचकर्म में वात, वायु, समान वायु, ये सब आप, मतलब पंचकर्म में अगर आप कराएंगे ना, वस्ती वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, ये सब बेस्ट है आयुर्वेद का। मतलब इनफर्टिलिटी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप एलोपैथ में, होम्योपैथ में ना जाके आयुर्वेद में जाओ, तो मतलब बहुत अच्छी पैथी। मैं यही कहता कभी खराब है, लेकिन वही बात है कि अगर आपको ये सीखना है तो साउथ जाइए। साउथ में बहुत अच्छा, केरल है, कर्नाटका है, ठीक है, और ये आपका थोड़ा मध्य प्रदेश साइड है, तो ये सारी चीज़, छत्तीसगढ़ है, इनके यहाँ भी कॉलेज अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया बेहतरीन पैथी है आयुर्वेद भी। लेकिन हाँ, नॉर्दर्न साइड में रहना है तो होम्योपैथी लो, मस्त आराम से पढ़ो। एक तो सारा कोर्स इंग्लिश में है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। और आयुर्वेद में थोड़ा दिक्कत उनको भी आती है जिनके पास हिंदी है पहले से, मतलब सॉरी इंग्लिश है पहले से ही, उनके पास मतलब इंग्लिश थी और अब उन्हें हिंदी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी होम्योपैथी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखो, एलोपैथिक मेडिसिन खराब है कैसे। देखो, एलोपैथिक मेडिसिन का अगर एक केस बताऊँ तो जैसे मेरी मदर थी, उनको एलर्जी थी बहुत सालों से, तो एलर्जी नहीं थी सॉरी, उन्हें थोड़ी ब्रीदिंग की दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी। तो क्या हुआ था, मतलब एक गोली आती है मिथाइलप्रेडनिसोलोन। अभी जो लोग बीएमएस सेकंड या फर्स्ट ईयर में होंगे, एलोपैथी जिन्होंने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, उन्हें पता है मिथाइलप्रेडनिसोलोन एक सॉल्ट है जो कि एक तरीके से आपका स्टेरॉइड है। तो मम्मी जो है, मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करते रहे, मम्मी खाती नहीं, तो उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आगे वही उसी, अब सोचिए वो स्टेरॉइड गोली ने उन्हीं के शरीर में या तो एलर्जी कर देता है। मतलब मैंने जब उसको होम्योपैथी में पढ़ा तो पता चला कि मिथाइलप्रेडनिसोलोन एक ऐसा सॉल्ट है, मतलब फिजियोलॉजी की बुक में जब पढ़ा, ठीक है, तो पता चला कि मिथाइलप्रेडनिसोलोन एक ऐसा स्टेरॉइड है जिसको आप लगातार लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में या तो एलर्जी हो जाती है या फिर अर्थराइटिस हो जाती है। मतलब सोच रहे हो, मतलब एक बीमारी खत्म नहीं हो रही और दूसरा आपका शुरू हो जा रहा है, और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी उससे खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो मतलब एलोपैथी में किसी चीज़ का इलाज दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा, बस इमरजेंसी कंडीशंस के लिए अच्छी है। अब आप कोचिंग्स के मारे रहोगे तो कोचिंग वाले तो कहेंगे एमबीबीएस, वो खुद तो एमबीबीएस किए नहीं, बीएमएस बीएचएमएस खाली बस ज्ञान देते रहते हैं कि बीएमएस मत करो, बीएचएमएस मत करो। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ सोचने वाली है कि एमबीबीएस वाले बच्चों का ही फोटो क्यों निकालते हैं सब, क्यों? बीएमएस वाले का गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा रहे, बीएचएमएस वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं पढ़ते, बीएमएस वाले गवर्नमेंट कॉलेज, अरे भाई ये भी तो नीट से गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जा रहे हैं, ये कोई और कॉलेजेस में थोड़ी जा रहे हैं, तो आप इनका क्यों नहीं दिखाते? क्यों? अगर वो दिखाएंगे आप लोगों का तो उनका प्रमोशन, तो बच्चे आएंगे कैसे, उनकी फीस कैसे निकलेगी, बच्चे एमबीबीएस के लिए तैयारी कैसे करेंगे? देखो, एमबीबीएस अगर आपको करना है, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब इतने अच्छे कोर्सेज को छोड़ के अगर आप फिर भी एमबीबीएस की तरफ जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन उसमें कभी भी आप पेशेंट्स को ठीक नहीं कर
मैं नहीं कहता, अगर आपको नहीं यकीन आता तो एक चैनल है पार्थ गोयल नाम से, वो ग्वालियर में एमबीबीएस कंप्लीट स्टूडेंट है, उसकी आप वीडियोस देखना, तो वो खुद कहेगा कि थर्ड ईयर में जब वो पहले उसने मतलब नीट दिया था और उसका 12th के साथ हो गया था, फिर उसने एमबीबीएस जब थर्ड ईयर में आया था, वो खुद बोलता है बंदा कि भाई थर्ड ईयर में आने के बाद हमें पता चला कि एमबीबीएस में हम किसी डिजीज़ को क्योर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लो उसने बताया फॉर एग्जाम्पल कि हमने थायराइड ग्लैंड का कोई केस लिया, तो थायराइड ग्लैंड का जो हमने केस लिया था उसमें क्या है कि हम बाहर से जो थायरोक्सिन हार्मोन मतलब गोली देते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है गोली, मतलब हम कोई चीज़ को क्योर कर ही नहीं रहे, मतलब थायराइड ग्लैंड को क्योर नहीं कर रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, पेनक्रियास को, ये क्योर कर ही नहीं रहे हैं, मतलब हम आर्टिफिशियल चीज़ें बनवा रहे हैं, बॉडी में बना के दे रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियली बन रहा है, तो हम किसी चीज़ को क्योर ही नहीं कर रहे। जब क्योर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ऑर्गन कैसे काम करेगा, वो तो धीरे धीरे और डैमेज होता जाएगा ना। जबकि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है, ये ऑर्गन को क्योर करती है, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ऑर्गन को क्योर करती हैं कि वो ऑर्गन फिर से हार्मोन्स बनाने लगे, मतलब पेनक्रियास को या थायराइड को, जो ये आपकी ग्लैंड्स हैं, इनको स्टिमुलेट करती है कि फिर से रिकवरी करें, फिर से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा का ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, जिन पेशेंट्स को ग्लोकोमा होता है वो ब्लाइंड होते चले जाते हैं। अब एलोपैथी में इसका इलाज नहीं, ऑपरेशन कराएंगे तो ब्लाइंड हो जाएंगे, तो उनके पास कोई चारा नहीं। अब इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व सूखती रहती है। अब आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि ऑप्टिक नर्व सूख रही, नर्व को रीजनरेट, लेकिन इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है क्योंकि जो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, होम्योपैथी में हीलिंग पावर इतनी अच्छी है कि वो नर्व्स को रीजनरेट कर देती है। तो मतलब ये एनसीआईएसएम की जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बहुत ही बेस्ट है, मतलब अगर आपको हील करना है किसी पेशेंट को, बहुत बढ़िया। और मतलब देखो पता है, होम्योपैथी लेने के बाद इंसान को अच्छा फील होता है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की मैक्सिमम पेशेंट्स पे वो ये थी कि उन्हें लेने के बाद वो पैथी बहुत अच्छा फील होता है। और ये मैंने ना आयुर्वेद में देखा ना एलोपैथी में देखा कि मतलब लेने के बाद भी उनकी तकलीफें बनी रहती हैं, मतलब उन्हें कभी अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथी लेने के बाद पेशेंट तो वो वेल बीइंग की फीलिंग मतलब महसूस करता है। तो मतलब हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन अगर कोई पैथी एक्सप्लेन करती है तो इट्स एन होम्योपैथी। हेल्थ जो है वो एक तरीके से फिजिकल, इमोशनल, सोशल वेल बीइंग, वो पूरी तरीके से वो पैथी जो है हेल्थ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है। और होम्योपैथी कुछ नहीं, एलोपैथी और आयुर्वेदा का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसी वजह से आने वाले समय में देखना होम्योपैथी जो है वो आगे जाके बहुत बड़ी पैथी बनेगी और देखना सब उसे यूज़ भी करेंगे। और इंस्टेंट आज भी करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, उन्हें सब सच्चाई पता है, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, तो सब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको हाई ग्रेडेड कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि क्या होते हैं, कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। वैसे मुझे इस वीडियो में बताना चाहिए था, पर सॉरी फॉर डेट, मुझे इन डिफरेंसेस भी क्लियर करने थे, इस वजह से अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए आयुर्वेदा होम्योपैथी के यूपी स्टेट में रैंक के साथ। ये कॉलेजेस आपको ऑप्ट करने चाहिए और हर कॉलेज का आपको ओवर ब्रीफ दूंगा कि ये कॉलेज ऐसा है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी जो है फर्दर आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।